मिडिल ईस्ट में आज बम नहीं चले, मिसाइलें नहीं गरजी। ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर हो गया है। ट्रंप ईरान पर 2 हफ्ते बमबारी नहीं करेंगे। ईरान भी सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों पर मिसाइलें नहीं दागेगा। ट्रंप ने सीज फायर के बाद हवा में तेल भरने वाले 10 टैंकर जहाज इजरायल भेजे। चीन से 2 कार्गो विमान हथियारों की सप्लाई लेकर तेहरान उतरे। ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दिए हैं। इराक में शिया मिलिशिया ग्रुप नए नए हथियारों से लैस किए जा रहे हैं। युद्ध के दूसरे मोर्चे पर बैलून बम की बहुत चर्चा है। यूक्रेन ने बैलून बम से रूसी रिफाइनरी उड़ा दी है। युद्ध का बाकी हाल इस रिपोर्ट में समझिए। ट्रंप तबाही का सिग्नल दबाते दबाते क्यों रुक गए? क्या ईरानी हथियार के डर से ट्रंप ने फैसला बदला? क्या ईरान ट्रंप की शर्तों पर हॉर्मुज खोलने को तैयार हो गया? क्या मुश्तबा ने परमाणु पर ट्रंप की शर्तें मान ली? क्या ट्रंप सऊदी और कुवैत के दबाव में आ गए? अमेरिका टारगेट लॉक कर चुका था। हथियार लोड किए जा चुके थे। बॉम्बर बड़े हमले को निकलने वाले थे। अमेरिका ईरान पर ऐसा हमला करने वाला था जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी हुआ भी नहीं है। तभी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति का फोन बजा। लाइन पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान थे। क्राउन प्रिंस ने ट्रंप से बड़े युद्ध को टालने और बातचीत से समाधान निकालने का आग्रह किया। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को बताया, अगर ईरान पर बड़े हमले हुए तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत तगड़ा पलटवार करेगा। सऊदी प्रिंस से बात होने के बाद ट्रंप ने ईरान को लेकर 7 और देशों से राय जानी। यूएई, जॉर्डन, बहरीन, तुर्की, कतर, मिस्र और पाकिस्तान। इस बातचीत का निष्कर्ष यह था कि ईरान के हमलों से सभी डरे हुए थे। डर की सबसे बड़ी वजह थी मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कमजोर एयर डिफेंस। सभी ने ट्रंप को सुझाया, फिलहाल बड़ा युद्ध टालना जरूरी है जब तक अमेरिका अपना पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस दोबारा खाड़ी में मजबूत नहीं कर लेता। ट्रंप और 7 मुस्लिम मुल्कों की फोनिंग कॉल के बीच कुछ कॉल तेहरान से भी की गई थी। इसमें तुर्की के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी थे। ये कॉल तेहरान से अब्बास अरागची ने की थी। ईरान ने अमेरिका के सहयोगी सभी मुस्लिम मुल्कों को फोन पर बता दिया था अब वो ऐसा युद्ध लड़ने जा रहा है जिसके नतीजे मिडिल ईस्ट का इतिहास, भूगोल सब बदल देंगे।
यह युद्ध एक रात या एक हफ्ते का नहीं होगा, यह युद्ध महीनों लड़ा जाएगा। इसके बीच में कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मिसाइलें चलेंगी और ड्रोन आग बरसाएंगे। तेहरान ने खाड़ी के मुस्लिम मुल्कों को यह भी बता दिया था कि ईरान अब सिर्फ अमेरिका के बेसों पर हमले सीमित नहीं रखेगा। मिडिल ईस्ट में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहायशी इलाके, होटल, दफ्तर सब इसकी जद में आएंगे। ईरान किसी देश को छोड़ेगा नहीं, सबको बर्बाद करेगा। अब्बास अरागची की ये धमकी काम कर गई। खाड़ी के देश ईरान की फायर पावर से डर गए। ट्रंप पर बातचीत का दबाव बनाया, ईरान को दोबारा डील की टेबल पर आने को मनाया। मिडिल ईस्ट में युद्ध 2 शर्तों पर 2 हफ्तों के लिए टला है। ट्रंप की पहली शर्त है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलेगा और सभी देशों के जहाजों को बिना कट कमीशन और टोल दिए जाने देगा, जैसा युद्ध शुरू होने से पहले था। दूसरी शर्त है ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के खतरों को पूरी तरह समाप्त करने पर अमल करेगा। अगर तेहरान ने शर्तें फिर नहीं मानी, 2 हफ्ते बाद मिडिल ईस्ट में तबाही को टालना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल का संयुक्त हमला ईरान पर शुरू हो जाएगा। युद्ध टलने के 8 घंटे बाद हॉर्मुज में ताजा हालात क्या हैं? जहाजों का आना जाना शुरू हो चुका है। अमेरिका दावा कर रहा है हॉर्मुज को उसने कंट्रोल कर लिया है। हॉर्मुज में जहाजों को सुरक्षा अमेरिका की नेवी ही दे रही है। ट्रंप के दावे में कितना दम? हॉर्मुज का कंट्रोल किसके पास है? हॉर्मुज में बीते 24 घंटे में सिर्फ 9 जहाज गुजरे हैं। एक भी जहाज उस रूट से नहीं निकला जो अमेरिका और ओमान ने तय किया। सभी जहाज उसी रूट से निकले हैं जो ईरान ने तय किया है। इसी से अंदाजा लग सकता है कि ट्रंप का हॉर्मुज पर कितना कंट्रोल है। ट्रंप खुद को झूठी तसल्ली देकर मन बहला रहे हैं और उन्होंने ईरान की नेवी को समंदर में डुबो दिया है। You know, they're being decimated. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft. Doesn't mean they don't have any capability. They have some, but very little. We just want to win. We don't want to have them. It's very simple. They cannot have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon. ट्रंप दूसरा दावा कर रहे हैं कि ईरान ने परमाणु को लेकर उनकी शर्तें मान ली हैं। ये शर्तें क्या है? ईरान 440 किलो यूरेनियम जो 60% तक संवर्धित है, उसे नष्ट करने के लिए देगा। अमेरिका IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में उसे नष्ट करेगा। ईरान अब यूरेनियम को 3.67% से ज्यादा इनरिच्ड नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को अपने परमाणु संस्थानों की जांच करने की पूरी छूट देगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप का दावा है कि ये बातें उस MOU में लिखी हैं जो ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हुआ था। परमाणु के मुद्दे पर जो पॉइंट ट्रंप के हैं, उनमें सिर्फ एक पॉइंट पर ईरान सहमत है। बाकी पर उसका दावा है अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान सिर्फ इस पॉइंट पर सहमत है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निरीक्षणों पर ईरान का रुख कड़ा है। ईरान उन परमाणु साइटों पर निरीक्षण नहीं करने देगा जहां अमेरिका इजराइल ने बमबारी की। ईरान सिर्फ बुशहर परमाणु संयंत्र की जांच करने देगा जहां यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है। ईरान की जहां जहां यूरेनियम को संवर्धित करने की इकाइयां हैं, वहां जांच नहीं करने देगा। ईरान के जहां जहां सेंट्रीफ्यूज कैस्केड है, वहां भी जांच करने की इजाजत नहीं देगा। ईरान ने अपना संवर्धित परमाणु मटेरियल ऐसी जगह छुपा दिया है जिसका पता मालूम होने के बाद भी ट्रंप कुछ नहीं कर सकते। ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम इस्फहान की भूमिगत सुरंगों में छुपा रखा है। इसके अलावा पिकैक्स माउंटेन को काटकर 100 फीट गहरी सुरंग में भी कुछ हथियार ग्रेड यूरेनियम छुपाए गए हैं। ईरान की नतांज परमाणु फैसिलिटी पिकैक्स माउंटेन के पास स्थित है।
यहां जाने के लिए जो सुरंगें हैं, ईरान ने बमबारी कर उसे उड़ा दिया है। उसके आसपास माइंस बिछा दी, एंट्री गेटों पर मिट्टी भर दी है। ट्रंप बिना ग्राउंड ऑपरेशन के यहां से हथियार ग्रेड परमाणु मटेरियल नहीं निकाल सकते। ग्राउंड ऑपरेशन करना यहां बहुत जोखिम भरा है। हॉर्मुज हो या परमाणु, ट्रंप दोनों मोर्चों पर ही खाली हाथ है। ऐसे में एक्सपर्ट भी यही मान रहे हैं, युद्ध भले ही टल गया, लेकिन 2 हफ्ते बाद बमबारी फिर शुरू हो सकती है, क्योंकि ईरान ना तो हॉर्मुज का कंट्रोल छोड़ेगा, ना परमाणु मटेरियल देगा। ट्रंप ऐसे में इजराइल को कब तक कंट्रोल में रख पाएंगे? नेतन्याहू जब तक ईरान का परमाणु नहीं छीन लेंगे, तब तक नहीं मानेंगे। An understanding with Israel. Israel is very happy about it. Israel helped us, and they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable. Now, will it go through its ups and downs? It's a very complex situation over there. The people are very complex and difficult. That shows you how much success we're having with Iran. Because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East, and people are really impressed. ईरान ने ट्रंप को जवाब भेज दिया है। धमकी देकर वो डील नहीं कर सकते। ट्रंप पहले उन शर्तों को पूरा करें जो स्विट्जरलैंड और इस्लामाबाद में तय हुई थी। हॉर्मुज में ईरान का कंट्रोल मानना होगा, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने होंगे, ईरान की फ्रीज रकम धीरे धीरे लौटानी होगी, युद्ध में बुनियादी ढांचे को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई करनी होगी। ट्रंप अगर इन शर्तों को नहीं पूरा करते तो ईरान फिर युद्ध में उतर जाएगा। ईरान एक बात समझ गया है, उसे फायदा तभी है जब युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में हो। अकेले अमेरिका और इजराइल से युद्ध करने में उसे नुकसान है। The Iranian point of view and perspective, as much as they can enlarge the war in terms of the compass, in terms of the geographical areas that the war is taking place into it, is actually going to be a leverage for them. To them, an isolated war, which is only taking place between Iran, United States, and Israel, is actually an advantage for the United States. But a war that has a regional wide effects is an advantage for Iran, because it triggers the fear of the spread of the chaos, the fear of the instability in both security-wise and energy-wise. युद्ध का दायरा बड़ा होने से ईरान को क्यों फायदा है, अमेरिका को क्यों नुकसान है? CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक काफी घट गया। ये मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं। पैट्रियट और थार्ड जैसे सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्टर से ही रोकते हैं। ईरान इसी का फायदा उठा रहा है। वो युद्ध का दायरा पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाकर अमेरिका के इंटरसेप्टर को और तेजी से खत्म करना चाहता है, जिससे वो ड्रोन युद्ध में ही अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को पस्त कर सके। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के पास 2300 पैट्रियट इंटरसेप्टर थे, जो अब घटकर 827 रह गए। हार्ड इंटरसेप्टर का स्टॉक 852 से घटकर 278 से भी कम हो गया है। इस स्टॉक को भरने में अमेरिकी कंपनियों को करीब 3 साल लगेंगे। पेंटागन ने इसके लिए 18.2 अरब डॉलर का इमरजेंसी फंड मांगा है। माना जा रहा है कि इंटरसेप्टर कम होने की वजह से ही ट्रंप युद्ध में बार बार पॉज बटन दबा रहे हैं। पेंटागन के एक वरिष्ठ जनरल ने चेतावनी दी कि अब इजराइल की रक्षा के लिए नेवी संसाधन पर्याप्त नहीं है। जंगी बेड़ों से दागी जाने वाली टॉमहॉक मिसाइलों का स्टॉक तेजी से घट रहा है। अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइलें दुश्मन पर सटीक हमलों के लिए डिजाइन की गई हैं।
ईरान युद्ध में अमेरिका करीब 1000 टॉमहॉक मिसाइलें इस्तेमाल कर चुका है। अमेरिका की कुल नेवी स्टॉक का ये 25% है। अमेरिकन नेवी एक साल में 100 टॉमहॉक मिसाइलें ही खरीदती है। अचानक ऑर्डर बढ़ने से अमेरिकी कंपनियां भी इसकी सप्लाई वक्त पर नहीं कर सकती। अमेरिका दूसरे देशों को इनकी टेक्नोलॉजी भी नहीं देना चाहता, जिससे सप्लाई बढ़ सके। Nobody else has that capacity. These weapons are incredible. And we have to be very careful about letting somebody build them. You know, it's very important. Now, we are building many plants now to make those, and the Tomahawk missile is the most incredible thing. It can go into a doorway. You can put it through a window of a house. Nobody's ever seen anything like it. You have to be very judicious, but you have to be very careful. Now, we have not agreed to that. We're talking about it, but it's a hard thing to give away that kind of technology. And I don't think this would ever happen. But you know, those people that you give that technology, they can someday turn on you. You know, that is possible. You look at war. That's happened a couple of times over the years, right? So we have to be very careful. ईरान की आशंका सही है कि ट्रंप सिर्फ हथियारों की कमी भरने के लिए युद्ध में बार-बार सीजफायर मांग रहे हैं। वरना ट्रंप ने 2 हफ्ते युद्ध रोकने के बावजूद इजराइल में 40 रिफ्यूलिंग टैंकर क्यों तैनात करने का फैसला किया? अमेरिका ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 10 और रिफ्यूलिंग टैंकर भेजे हैं। यहां पहले से 30 रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात हैं। ऐसा तभी होता है जब इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हवाई हमले करते हैं। ईरान भी अब दुश्मनों पर चारों तरफ से प्रहार करने की तैयारी कर रहा है। ये तस्वीरें कताइब हिजाबुल्लाह की हैं। ईरान ने इसे नए नए हथियारों से लैस कर दिया है। इसे ड्रोन, कंधे से मार करने वाली मिसाइलें पहुंचा दी हैं। कताइब हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इराक के रेगिस्तान में जब काली वर्दी पहनकर उनका काफिला निकलता है तो दुश्मन भी थर्राता है। इराक के कताइब हिजबुल्लाह लेबनान के हिजबुल्लाह से अलग है। दोनों में एक समानता है, दोनों को फंडिंग ईरान से मिलती है, हथियार ईरान से मिलते हैं। दोनों में शामिल फाइटर्स शिया मुस्लिम हैं। कुछ दिन पहले सऊदी अरब पर ड्रोन हमले इसी ग्रुप ने किए थे। इसका गठन 2003 में हुआ। कताइब हिजबुल्लाह का चीफ अहमद अल हमीदानी है। कताइब हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर इराक के ज़र्फ अल सखर में है। ये इराक की राजधानी बगदाद से 50 किलोमीटर दूर है। इस आतंकी संगठन के कैंप इराक के शिया बहुल इलाकों और सीरिया की सीमा से लगे रेगिस्तानी इलाकों में है। ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए इराक के इरबिल में कुर्द फाइटर्स को तैयार कर रहे हैं। मुस्तफा ने कुर्द फाइटर्स को इराक में ही रोकने के लिए कताइब हिजबुल्लाह को मोर्चे पर लगा दिया है। ईरान असली युद्ध के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। ट्रंप एआई वीडियो बनाकर खुद को ऐसे योद्धा के रूप में पेश कर रहे हैं जिसने युद्ध जीत लिया हो। ट्रंप ने एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जिसमें दिखाया गया कि ईरान की करेंसी गिरकर रसातल में पहुंच गई है। ईरानियों को $1 का सामान खरीदने के लिए 19 लाख रियाल लेकर जाना पड़ रहा है। फिलहाल ईरान में बहुत बड़ी आबादी इस्लामिक रिजीम के पक्ष में खड़ी है। अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में ईरान की जनता खुलकर सेना का सपोर्ट कर रही है। ईरान की सड़क पर ट्रंप और नेतन्याहू के पोस्टर लगाए गए हैं, बल्कि उन पोस्टरों पर डंडे मारकर जनता अपना गुस्सा निकाल रही है। ड्रोन वॉरफेयर में लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की ने ड्रोन युद्ध में नया प्रयोग किया है। ड्रोन बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के लिए बैलून का इस्तेमाल यूक्रेन ने शुरू कर दिया है। यूक्रेन बड़े बड़े बैलून में ड्रोन को लटकाकर रूसी हवाई सीमा में छोड़ देता है। बैलून को रडार के सिग्नल ट्रेस नहीं कर पाते। ड्रोन टारगेट करीब आते ही बैलून से अलग हो जाता है और सटीक हमले से टारगेट को तहस नहस कर देता है। रूस को यूक्रेन के बैलून वाले ड्रोन को मार गिराने के लिए हंटर्स की टीम बुलानी पड़ी है।
रूस ने 48 घंटे पहले कीव में भीषण तबाही मचाई थी। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से कोहराम मचा दिया था। अब जेलेंस्की ने उसका जवाब दिया है। रूस के इंगल्स एयरबेस पर हमला किया है। इसी बेस पर रूस के Tu-95 और Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तैनात हैं। रूस अक्सर यहीं से यूक्रेन पर मिसाइल अटैक करता है। रूस ने कल यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल के पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री उड़ाई थी। यूक्रेन ने 24 घंटे में उसका बदला लेते हुए सेराटोव में ऑयल रिफाइनरी पर धमाका कर दिया। इसके अलावा रूसी सेना के एक ऑयल डिपो को भी उड़ा दिया। कीव का बदला लेने के लिए जेलेंस्की ने रूस के अलग अलग शहरों में वाइल्ड बेरी के स्टोर पर ड्रोन हमले करा दिए। रूस में वाइल्ड बेरी रोजमर्रा की चीजों की सप्लाई करती है। जेलेंस्की का दावा है कि वाइल्ड बेरी डेली कंज्यूमर आइटम की आड़ में सैन्य साजो सामान भी रूसी सेना तक पहुंचाती है। वाइल्ड बेरी के करीब 14 वेयरहाउस कुछ ही दिनों में यूक्रेन के ड्रोन का निशाना बन चुके हैं। पुतिन ने कीव पर कब्जा करने के लिए चेचन फाइटर्स को अग्रिम मोर्चे पर उतार दिया है। चेचन फाइटर्स रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं।